बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो पहला लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन हम देंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या चीज़। रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें एबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के और सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा कर सके। इस एबिलिटी को रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। आपने पिछले लेक्चर्स में आपने 9th में पढ़ा होगा कि किस तरह कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास। ये देखें एलिमेंट्स, आपने देखा होगा नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि जो सब सेलुलर या सॉरी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होकर एटम्स बनाते हैं। एटम्स जो है वो इकट्ठे होकर मॉलिक्यूल्स जो है वो फिर बनाते हैं कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स फिर हमारे पास बनाते हैं ऑर्गेनेलीज फिर आगे जाके हमारे पास सेल बनाते हैं। अब ये सेल जो है वो अपनी तरह के और सेल बनाता है, ठीक है। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? इस अमल को हम कहेंगे सेल डिवीजन कहेंगे, ठीक है। या इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, ठीक है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से उसी की तरह एक और ऑर्गेनिज्म बनता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहेंगे और इसको हम सेल डिवीजन भी कहेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दुनिया की इब्तिदा हो चुकी है और इब्तिदा से लेकर आज तक आप लोग देखें कि कितने सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनते हैं। मतलब वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनकी डेथ होती है, फिर उनकी तरह और पैदा होते हैं, उनकी नस्ल जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने इंसान इस दुनिया में आए और आते रहेंगे, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन है। और इस तरह सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी पैदा हो रहे हैं। जितने भी हमारे पास प्लांट्स है उनकी भी नस्ल जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये किस तरह? फिर अगर एक सेल जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ाता है तो उसको हम सेल डिवीजन कहेंगे या उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन अगर ये सेल बड़ा हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाता है, मतलब सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू कंबाइन होकर जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक सिस्टम और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है हमारे पास। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो अपनी तरह के और जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी तरह के और ऑर्गेनिज्म अगर बनाते हैं तो वो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाते हैं। एसेक्सुअली भी बन सकते हैं लेकिन वो ज़्यादातर हमारे पास सेक्सुअली बनते हैं। अगर एनिमल्स में मिसाल ली जाए तो एक मेल है और एक फीमेल है, मेल और फीमेल मिलते हैं, उनसे फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाता है वो हमारे पास फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि अगर इसके इंट्रोडक्शन के तरफ जाते हैं तो प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म बनाना। मैंने आप लोगों को बता दिया कि एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, 16 काइंड्स ऑफ बायो एलिमेंट्स है हमारे पास, 16 किस्म के बायो एलिमेंट्स है। वो इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? आपका सेल बनाते हैं। और वो सेल जो है फिर वो क्या होता है? वो नंबर में डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है। मतलब अगर आप एक इंसान की मिसाल ले ले, एक इंसान एक ही सेल से बना हुआ है, ठीक है। उस सेल का क्या नाम था? जायगोट। फिर वो जायगोट जो है वो कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन करते 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 उससे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया। अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट को देख ले तो उसकी बॉडी में 10 लाख बिलियन सेल्स होते हैं, एक नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। अगर उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इतने सारे सेल जो है ये कहाँ से आ गए? ये थ्रू रिप्रोडक्शन आते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म जो बन गया, जो 10 लाख बिलियन सेल जिसके बने हुए, वो ऑर्गेनिज्म फिर अपनी तरह का एक और ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। तो इसको भी क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है क्या ये एसेंशियल है, ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन हो या ज़रूरी नहीं है? तो ये बात आप लोगों ने जहन में लाजमी याद रखनी है कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस।
ठीक है, नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन है ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एक इंसान की मिसाल ले ले, आप अपनी मिसाल ले ले, अगर आप रिप्रोडक्शन ना करें तो आप तो अपनी ज़िंदगी गुजार लोगे और बहुत अच्छी तरीके से गुजार लोगे। ठीक है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। आपकी जब एजिंग हो जाएगी और आपकी मतलब डेथ हो जाएगी तो तब तक तो आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी नस्ल बढ़ाओ या आप रिप्रोडक्शन करो। तो ये एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि स्पीशीज कंटिन्यूएशन, अगर एक स्पीशी ने कंटिन्यू रहना है, ठीक है, मतलब एक स्पीशी ने क्या करना है, उसने कंटिन्यू रहना है। मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं कि मतलब एक इंसान है, इंसानों की स्पीशी है। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन छोड़ दे तो जितने बच्चे पैदा हो गए हैं, ठीक है, तो वो सारे जो है वो बड़े हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी और सब के सब जो है जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचेगा। तो इंसानों की स्पीशी कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी। इस तरह किसी प्लांट में आप ले ले, अगर उस प्लांट की आप ग्रोथ करें, ठीक है, उसकी लाइफ, उसका जो उसकी पूरी ज़िंदगी है वो कंप्लीट हो जाएगी और वो अपनी एजिंग तक पहुंच जाएगा वो पौधा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ वाले जितने भी है अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक नस्ल का ख़ात्मा हो सकता है। अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तो एक नस्ल ख़त्म हो सकती है। तो नस्ल को, एक स्पीशी को कंटिन्यू रहने के लिए फिर रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। हाँ, पहले मैंने आप लोगों से बात की कि रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल ने बाकी रहना है और उसने जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो वो तो रिप्रोडक्शन के बगैर भी गुजार सकता है, लेकिन अगर उसने अपनी नस्ल को बरकरार रखना है, उसने अपनी नस्ल को आगे लेके जाना है, सदियों तक, हज़ारों सालों तक लेके जाना है, तो उसके लिए फिर रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। वो चाहे कोई भी स्पीशी हो, इंसानों की स्पीशी हो, जानवरों की हो, पौधों की हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, किसी भी चीज़ की स्पीशी हो, अगर उसने कंटिन्यू रहना है तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। 2 पॉइंट हो गए, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, ये बातें अब मैंने डिस्कस कर ली, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आप लोगों को। कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशी, तो ये मैंने आप लोगों को बता दी कि एक स्पीशी के बका के लिए, बाकी रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो इस तरह एक एक स्पीशी ने ख़त्म होना है, ख़त्म होना है, ख़त्म होना है, सारी की सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी और दुनिया पे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है कि अगर आप एक तो 2 तरह की जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर एक सेल ने दूसरा सेल बनाना है, मतलब उसमें अगर माइटोसिस हो रही है तो उसके थ्रू तो जो है वो कैरेक्टर्स वालिदैन से जो है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके थ्रू भी हो जाते हैं। और अगर सेक्सुअली जो है, अगर आप लोग देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसके थ्रू भी ऑर्गेनिज्म के जो है वो खुसूसियात बच्चों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है। अगर इंसान के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो इंसान की तरह है, ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, अपने सारे खुसूसियात बच्चों में ट्रांसफ़र करता है थ्रू जीन। पिछले लेक्चर में इनहेरिटेंस में मैंने आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बता दिया है कि किस तरह जो करेक्टर है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं वालिदैन से। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है कि वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात चले जाए। मतलब एक ही स्पीशी है, उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो उसी की तरह है, ठीक है। अगर इंसान के बच्चे हैं तो इंसान की तरह पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अगर जानवरों के बच्चे हैं तो वो उनकी तरह है, शेर का बच्चा है तो शेर की तरह है, हाथी का बच्चा है हाथी की तरह है, ठीक है। तो ये खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ये थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो खुसूसियात को ट्रांसफ़र करने के लिए भी अहम है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स की तरफ कि हमारे पास रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी हैं। तो रिप्रोडक्शन आप लोग याद रखें कि 2 तरह के हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या है,
उसमें जो है वो सेक्स इन्वॉल्व है। सेक्स का मतलब जेंडर जो है वो इन्वॉल्व है। जेंडर हमारे पास क्या है? जेंडर हमारे पास एक है मेल और दूसरा हमारे पास क्या है? फीमेल। ठीक है, तो जेंडर जो अगर जिसमें मतलब अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व हो, मतलब मेल और फीमेल जिस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल क्या करता है कि मेल बनाता है गीमीट्स और साथ में फीमेल भी क्या करती है? वो भी बनाती है गीमीट्स। और इनके जो गिमीट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ होते हैं n। ठीक है, तो ये बनाते हैं हाफ नंबर के जो है वो सेल, हाफ नंबर वाले, हाफ नंबर क्रोमोसोम वाले सेल बनाते हैं जिनको गिमीट कहा जाता है। ये दोनों गिमीट आपस में प्लस होते हैं और उनसे एक और सेल बनता है जो कि हमारे पास 2n होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जायगोट। ये जायगोट फिर आगे जाके फिर क्या बनाता है? हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की रिप्रोडक्शन हो, जिस तरह आप इंसानों में देखें, आप जानवरों में देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है कि मेल का गिमीट आता है और फीमेल का आता है। और ये रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है। मतलब आप फ्लावर में देखें, फ्लावर में एक मेल पार्ट है, दूसरा फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट से जो है वो गिमीट आके फीमेल पार्ट में चला जाता है, फिर मिलते हैं और उनसे सीड बनता है। वही सीड फिर हम जो है वो ज़मीन में डाल देते हैं और उसकी जर्मिनेशन हो जाती है और उससे एक पौधा बनता है। तो ये भी एक रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसी तरह का जो है, इसी तरह की जो रिप्रोडक्शन है ये इंसानों में भी होती है और हर तरह के जानवरों में भी होती है। ठीक है, तो अगर ये रिप्रोडक्शन, अगर इनकी नस्ल बढ़ रही है एनिमल्स की या प्लांट्स की, अगर वो इस तरीके से बढ़ रही है, इस प्रोसीजर के तहत बढ़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, जिसमें सेक्स इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल इन्वॉल्व है। ठीक है, जिसमें गिमीट इकट्ठे होकर फिर आगे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हाँ, फिर आते हैं हमारे पास, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इसकी एक खासियत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत यह है कि वेरिएशन पैदा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वेरिएशन पैदा होती है। मतलब इनके जितने भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें खुसूसियात थोड़े थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। मतलब डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड। आप देखिए दुनिया में कितने सारे इंसान हैं, सब के सब इंसान थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैदा होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वो एक खासियत है कि उससे जितने भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनमें वेरिएशन होगी। और वेरिएशन आप लोग देख रहे हैं कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कितने सारे इंसान हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। शक्लों में आप देखें, आप लोग जो है पहचान पाओगे कि ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है। एक ही क्लास में कितने सारे बच्चे बैठे होते हैं और हम हर एक को पहचानते हैं कि ये फलां बंदा है, ये फलां बंदा है। ठीक है, और ये किस वजह से हम पहचानते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पिछले लेक्चर में इनहेरिटेंस में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इनहेरिटेंस चैप्टर जो है वो उनके लेक्चर्स पढ़े हुए आप लोग उसमें देखें, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास इस तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें एक ही पेरेंट जो है वो बच्चों को बनाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसी बॉडी से फिर आगे उसके बच्चे बनेंगे। इस तरह की रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और इस तरह की रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह जो है वो वेरिएशन नहीं आती। इसके बच्चे जो होंगे वो 100% अपने वालिदैन की तरह होंगे। ठीक है, अच्छा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या चीज़ है कि एक ही सेल या एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी तरह का एक और ऑर्गेनिज्म बना देता है, एक और सेल बना देता है। इस तरह की रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जिसमें पेरेंट्स दो नहीं इन्वॉल्व होते, जिसमें मेल और फीमेल का जो है मिलाप नहीं होता। तो इस तरह अगर ऑर्गेनिज्म नंबर में बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, तो इस तरह के जो पैदा होने की जो खासियत है, जो रिप्रोडक्शन, जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ये रिप्रोडक्शन फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर काफ़ी इनके जो है वो टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल एक है बाइनरी फिशन। ठीक है, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बाइनरी फिशन जो है वो किन ऑर्गेनिज्म में होता है और किस तरीके से होता है। मल्टीपल फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, पार्थिनोजेनेसिस है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है,
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में फिर आगे हम नेचुरल भी पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल भी पढ़ेंगे। तो ये सारे का सारा चैप्टर जो है हम रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हम स्टार्ट लेंगे प्लांट्स में से, कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, फिर प्लांट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एनिमल्स में किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और फिर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। तो सारे का सारा जो चैप्टर है हमारा कवर हो जाएगा। तो बेसिकली आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताना था कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।